Bismillahirrahmanirrahim. First of all, welcome to all of you in CSS, EMS, Park Affairs and Current Affairs session. आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि पाक अफेयर्स को हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, किस तरह थोड़ी मेहनत के साथ टू द पॉइंट तैयारी करके हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं या कौन से ऐसे वेज हैं जो हमारे लिए सीएसएस की तैयारी को आसान बना रहे होते हैं, और हमारे लिए पाक अफेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स ज्यादा खुद ये 200 मार्क्स के सब्जेक्ट तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये आपको जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश एसे, लाइक सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन्वायरमेंटल साइंसेस, इस तरह बेशुमार जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं आपके सीएसएस के, उन सब में आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट की जब आपने तैयारी करनी होती है तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखते हैं, फिर हर कंटेंट को इंडिविजुअली देखते हैं कि वो किस टाइटल के साथ आया, किस तरह से आया। और हमेशा आप जब भी तैयारी कर रहे होंगे तो टॉपिक वाइज इसकी तैयारी करेंगे, बुक वाइज नहीं करेंगे। यानी आपके टीचर्स आपको बुक्स रिकमेंड कर रहे होते हैं, लाइक ट्रैक टू पाकिस्तान है या इस तरह जो दूसरी बुक्स हैं जो आपको रिकमेंड की जा रही होती हैं, तो वो बुक्स आपने कंप्लीटली नहीं पढ़नी होती। आप क्या करेंगे कि आप जो सिलेबस आपके पास होगा, जो आउटलाइन आपको वो दी गई है एफपीएससी की तरफ से या पीपीएससी की तरफ से, जो आउटलाइन आपको दी जाती है, आप उस दिए गए कंटेंट को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और अपने लेक्चर्स में भी हम इसी तरीकाकार को फॉलो कर रहे होते हैं कि सबसे पहले आपको लेक्चर डिलीवर किया जाता है बेसिक लेवल पे, जो बेसिक थिंग्स होती हैं वो आपको बताई जाती हैं। देन पास्ट पेपर्स में वो टॉपिक किस किस डायमेंशन से आया हुआ है, वो तमाम डायमेंशंस आपको कवर करवाई जाती है, और आपको फिर बताया जाता है कि ये टॉपिक आप किस बुक से करेंगे, और कौन सी रीडिंग आपको इसके लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि सिर्फ बुक्स सबके पास होती हैं। इसके अलावा भी आपको एडिशनल मटेरियल रिक्वायर होता है, उसके लिए आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपने उन पूरी बुक्स को नहीं पढ़ना होता, क्योंकि अगर आप पूरी बुक्स को पढ़ने लगे, जो एडिशनल बुक्स हैं, जो हेल्पफुल बुक्स हैं, तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो उसका एक तो ये तरीका होता है कि आप उसका रिव्यू ले लें, उसका रिव्यू पढ़ लें, या फिर शॉर्ट रिसर्चेज हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उनको आप देखेंगे। ठीक है, तो ये अपने सेशन के दौरान ये तमाम चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह टेस्ट, इवेल्युएशन, ये तमाम चीजें इसके लिए जरूरी है। अब आते हैं पाक अफेयर्स के सिलेबस की तरफ। पाक अफेयर्स का सिलेबस हमारे यहाँ 3 पोर्शन पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले रिपार्टीशन, जिसमें आप स्टार्ट लेते हैं एडवेंट ऑफ इस्लाम इनटू यूनाइटेड इंडिया से, कि किस तरह इस्लाम यूनाइटेड इंडिया में आया मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू। उसके बाद जो इवैल्यूएशन ऑफ इस्लाम हुई सब कॉन्टिनेंट के अंदर डिफरेंट रूलर्स के थ्रू। कभी पेट नहीं खराब हुआ, आज पता नहीं क्यों दर्द करे जा रहा है। डिफरेंट सूफीज के थ्रू, डिफरेंट प्रीचर्स के थ्रू, तो वो किस तरह से हेल्प आउट किया उसने ग्रोथ ऑफ इस्लाम में। उसमें आप स्टार्टिंग से मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दिल्ली सल्तनत तक इन तमाम चीजों को कवर करते हैं,
उन डायनेस्टीज के दौरान जो सूफीज आ रहे थे, जो प्रीचर्स थे, उन्होंने किस तरह ग्रोथ ऑफ इस्लाम में रोल प्ले किया, वो तमाम चीजें आप देख रहे होते हैं। उसके साथ साथ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या टू नेशन थ्योरी किस तरह से डेवलप हुई। जब आप आइडियोलॉजी का टॉपिक कवर करते हैं तो इसमें आप उन तमाम पर्सनैलिटीज का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने इस आइडियोलॉजी की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले किया, जिनमें आपके पास रिफॉर्मर्स हैं लाइक शेख हिंदी, जिन्होंने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी का आइडिया दिया, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, हाजी शरीयतुल्लाह। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आइडियोलॉजी को डेवलप करने में मदद दी, या एजुकेशनल मूवमेंट्स जो चली, जिन्होंने जिन्होंने हमें एक पाथवे दिया, एक रास्ता दिया कि किस तरह से हम अपने आप को दोबारा से डेवलप कर सकते हैं, जो हमारी ग्लोरी जा चुकी है उसे दोबारा से किस तरह से रीगेन कर सकते हैं, किस तरह से अटेन कर सकते हैं, और किस तरह से इस एजुकेशन सेक्टर को जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने हिसाब से मोल्ड किया। इस तरह लॉर्ड मैकाले का था कि हम एक ऐसी जनरेशन पैदा करेंगे कि जो दिखने में तो हिंदुस्तानी होंगे लेकिन उनका माइंड ब्रिटिश होगा, यानी वो उनका सोचने का अंदाज, परखने का अंदाज वो ब्रिटिश की तरह होगा, यानी वो हमारे लिए काम करेंगे दिखने में चाहे वो हिंदुस्तानी हो। तो उन्होंने किस तरह से इस एजुकेशन सिस्टम को फिर चेंज किया, यानी पहले जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम था सब कॉन्टिनेंट में, स्टार्टिंग में हिंदू गुरुज वगैरह चलाया करते थे, उसके बाद थोड़ा सा डेवलप हुआ, बुद्धिज्म आ गया, बुद्ध मत आ गया, उन लोगों ने थोड़ा सा डेवलप किया, उसके बाद सूफीज आए, जो एजुकेशन सिस्टम सूफीज के तहत चला करता था, वो प्रीच करते, वो सिखाते, क्लासेस होती, तो सूफीज के तहत चला। और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो वो उनके साथ क्रिश्चियन मिशनरीज आई, यानी शुरू से लेके ब्रिटिश की आमद तक जो एजुकेशन सिस्टम था वो रिलीजन के तहत चलता रहा। तो ब्रिटिशर्स ने इसको किस तरह से मोल्ड किया, किस तरह से दारुल उलूम देवबंद ने, अलीगढ़ मूवमेंट ने या नदवतुल उलमा ने अपना रोल प्ले किया। तो फिर सर सैयद अहमद खान ने जो इंग्लिश की तालीम का आगाज किया, क्या वो लॉर्ड मैकाले की जो बात थी उसके साथ तो अटैच नहीं था, क्योंकि वो भी इंग्लिश की ही तालीम दे रहे थे, या फिर सर सैयद अहमद खान पे जो इल्जाम लगा कि ये प्रो ब्रिटिशर थे, ये ब्रिटिशर्स के साथ थे, उनके साथ मिलके ये मुसलमानों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, क्या ये इल्जाम हकीकत है? अगर नहीं है हकीकत, फिर इसका जवाब क्या है कि किस तरह से वो प्रो मुस्लिम थे, यानी उन्होंने मुसलमानों के लिए कोशिशें की, उन कोशिशों का जिक्र करते हुए किस तरह से आप नलिफाई करेंगे उस इल्जाम को जो उन पर लगा। और इस सब का आइडियोलॉजी के साथ क्या लिंक है, यानी आइडियोलॉजी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आइडियोलॉजी कहते किसे हैं, पहले वो आप पढ़ेंगे, यानी एक पाथवे होता है जो आपको आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहा होता है। लाइक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में क्या था कि हम एक ऐसा कंट्री बनाएंगे, ऐसा मुल्क अपने लिए लेंगे जहां पे यह जो मुस्लिम माइनॉरिटी थी उसे हक मिल सके, वो अपनी आज़ादी की जिंदगी गुजार सकें, अपने रिलीजियन के मुताबिक प्रैक्टिस कर सके। तो ये आइडियोलॉजी थी, ये वो जो प्रॉब्लम्स जिनको वो फेस कर रहे थे उन तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन था, हल था। तो यहाँ पे हम देखेंगे, या अगर आप अपने तौर पे भी तैयारी कर रहे हैं या अपने तौर पे भी देख रहे हैं, तो तैयारी करने का अंदाज हमेशा ये होना चाहिए कि आप ऊपर टॉपिक को देखेंगे, देन उसका लिंक जनरेट करेंगे। हमारे यहाँ जो अगर आप रिपोर्ट पढ़ें
जो एफपीएससी की तरफ से आती है आफ्टर द एग्जाम, के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने क्या कमी की, किस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा फेल हुए, वो बकायदा हर साल एक रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि हमने किस तरह से सवाल पूछा था, बच्चों ने इसको किस तरह से डील किया और इसको किस तरह से डील करना चाहिए था। तो उस रिपोर्ट में जो सबसे मेन बात मुझे महसूस हुई वो यही थी कि बच्चों के पास नॉलेज है लेकिन उनको यूजेज नहीं आता, प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉलेज नहीं है। यानी उन्हें सर सैयद अहमद खां की तमाम खिदमात का पता है, उन्हें पता है कि उन्होंने एजुकेशन में किस तरह से सर्व किया, पॉलिटिक्स में किस तरह से सर्व किया, रिलीजियस वे में किस तरह से उन्होंने सर्व किया, कौन कौन सी बुक से लिखी, तमाम चीजों का बच्चों को पता है। लेकिन जब सर सैयद अहमद खान से मुतालिक सवाल आता है तो वो ये सीएसएस का पेपर है, वो सिंपल तो आपसे पूछ नहीं रहे होते कि भाई हाँ भाई एजुकेशन सर्विस बता दें, इस तरह का तो क्वेश्चन होगा नहीं ना। वो सिंपल ये आपको कह देंगे कि अलीगढ़ मूवमेंट पे एक नोट लिखते 20 नंबर का, ये तो होगा नहीं। वो लाजमी सी बात है एक खास डायमेंशन में आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने डिफरेंट डायमेंशन से उसको पढ़ा होगा, आपके पास टेक्निक होगी टू यूज दैट नॉलेज जो आपने अक्वायर किया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, देन आप इसको प्रॉपर वे में डील कर सकेंगे। तो ये डीलिंग या ये प्रॉपर मेथोडोलॉजी आपको किस तरह से आएगी, वो आएगी जब आप पास्ट पेपर का एनालिसिस साथ करके तैयारी कर रहे होंगे। यानी आखिर में मैं आपको दिखाता हूं कि हम क्या करते हैं। तो लाइक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, तो मैंने ये किया है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे या जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, तो ये देखें 1988 से लेके 2020 तक 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस आए, लाइक ये देखें हमारे पास है मुस्लिम नेशनलिज्म इन सब कॉन्टिनेंट इवॉल्व्ड ग्रेजुअली, या इम्पैक्ट्स ऑफ मुस्लिम रूल ऑन सोशल कंडीशंस इन सब कॉन्टिनेंट। यानी वो सिंपल नहीं आपसे पूछ रहे होते, वो आपको घुमा के एक बात का लिंक दूसरी से बना के आपसे पूछ रहे होते। उन्होंने टू नेशन थ्योरी का पूछना है लेकिन उन्होंने डायरेक्टली टू नेशन थ्योरी का सवाल नहीं देना, उन्होंने उसका लिंक बनाना है किसके साथ, अराइवल ऑफ महमूद गजनवी के साथ। उन्होंने टू नेशन थ्योरी का लिंक बनाना द बैटल ऑफ ढाका के साथ। तो ढाका का जो फॉर्मेशन है या द बैटल ऑफ ढाका हुआ, जो बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई, क्या वो टू नेशन थ्योरी के अपोजिट तो नहीं थी? क्या उसके बाद भी द बैटल ऑफ ढाका के बाद भी जो टू नेशन थ्योरी है वो रेलेवेंट है या नहीं? तो ये चीजें आप कैसे आएंगी जब आप प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉलेज का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी पहली क्लास में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को डील करेंगे। सेकंड क्लास में रिफॉर्मर्स का लिंक क्रिएट करेंगे, रिफॉर्मर्स को पढ़ेंगे किस तरह से उन्होंने इस्लाम के रिनेसेंस में रोल प्ले किया। अपनी थर्ड क्लास में हम एजुकेशनल मूवमेंट्स को पढ़ेंगे जिनमें देवबंद, नदवा, एजुकेशन आया, जहां से हम मूव करेंगे वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे। वार ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे हुई, कहां पे हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों क्या है कि हुई क्यों, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने रोल प्ले किया वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, और उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे, मुस्लिम को उनके क्या रिजल्ट्स भुगतना पड़े, ये आपसे डील किया जाएगा। वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अदर मूवमेंट्स की तरफ आएंगे, जो अदर इवेंट्स होते हैं जिनमें हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल से जो पहले एक थीम चलता आ रहा था इंडियन नेशनलिज्म का, जिसमें अल्लामा इकबाल भी कहते नजर आते थे आपको कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
तो उस वक्त एक इंडियन नेशनलिज्म का थीम था। सब लोग इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश कर रहे थे, या उनके माइंड में एज अ होल यूनाइटेड इंडिया की ही बात हुआ करती थी। तो किस तरह से पार्टीशन ऑफ बंगाल ने इंडियन नेशनलिज्म को कन्वर्ट कर दिया मुस्लिम नेशनलिज्म में। किस तरह से पार्टीशन ऑफ बंगाल, किस तरह से पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद सिमिलर डेपुटेशन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, किस तरह ये तीनों आगाज बना इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। पार्टीशन ऑफ बंगाल सिंपली नहीं पूछा जा रहा होता। पार्टीशन ऑफ बंगाल का वो लिंक करेंगे आपसे इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के साथ, कि किस तरह पार्टीशन ऑफ बंगाल वजह बनी इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान का, किस तरह से सिमिलर डेपुटेशन वजह बना इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान का। मुस्लिम लीग क्रिएट हुई, मुस्लिम लीग बनाई गई। क्या ये अंग्रेजों को कहने पर तो नहीं बनाई गई? यानी शिमला डेपुटेशन में जो फैसिलिटेशन थी, वो जो प्रिंसिपल थे अलीगढ़ कॉलेज के, वो कर रहे थे। यानी उन्होंने मीटिंग वगैरह अरेंज करवाई, वो सारी चीजों को करवाया। तो क्या जो शिमला डेपुटेशन था या मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन थी, क्या वो अंग्रेजों की एमा पर तो नहीं थी कि कांग्रेस बहुत ताकतवर होती जा रही है, इसको जरा कमजोर कर दिया जाए? जो हिंदूज का इल्जाम था, इसके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो भी हम देखेंगे। और अगेन जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि सिंपल सवाल नहीं आएगा कि मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन पर एक नोट लिख दें, नहीं। वो लाजमी सी बात इसी तरह की कुछ थीम क्रिएट करेगा, उसका या तो इंडिपेंडेंस के साथ लिंक कर देगा, या फिर उस पर जो कंट्रोवर्सी हुई उस पर वो पूछ सकता है। तो आप ये देखेंगे। उसके बाद लिखनऊ पैक्ट पे आप जाएंगे कि किस तरह से दोबारा हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर किस तरह से कायदे आज़म कहलवाते हैं। हर तरफ खुशी की लहर होती है, लेकिन अल्लामा इकबाल एतराज करते हैं कि ये बहुत गलत हुआ, और जो गलत हुआ इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आपको बाद में पता चलेंगे। और उसके बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे लखनऊ पैक्ट के, इंडिपेंडेंस पाकिस्तान पे उसका क्या असर हुआ। रेड क्लिफ अवार्ड में जो मुसलमानों के साथ ज्यादतियां की गई, जो ज्यादतियां हुई, क्या उसका कहीं ताना बाना लखनऊ पैक्ट के साथ तो नहीं मिलता? ये तमाम सवाल के हम जवाब देखेंगे। या अगर आप खुद तैयारी करें तो आप इन तमाम सवालों के जवाब देखेंगे। और लखनऊ पैक्ट के बाद किस तरह से खिलाफत मूवमेंट आती है। क्या खिलाफत मूवमेंट एक जज्बाती फैसला था, इमोशनल डिसीजन था, या खिलाफत मूवमेंट नाकाम हो गई? क्योंकि जो हमारे पास हमारा मकसद था कि तुर्की में खिलाफत को बचाना, वो तो हम हासिल नहीं कर सके, नाकाम हुई। लेकिन क्या उसका मुसलमानों को कोई फायदा भी हुआ? कि किस तरह से मुसलमानों ने वहां से एक मोटिवेशन ली, मुसलमानों के अंदर लीडर्स पैदा हुए, एक हरकत पैदा हो गई मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, जो नेक्स्ट फिर मुसलमानों ने यूज की फॉर इंडिपेंडेंस, फॉर अदर एक्टिविटीज टू गेट देयर राइट्स। यानी उन्हें पता चल गया कि अंग्रेज कौन सी जबान समझते हैं। और खिलाफत मूवमेंट के दौरान किस तरह से हिंदुओं का जो असल चेहरा था वो सामने आया। और उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसी शख्सियत, जो मुस्लिम लीग के भी प्रेसिडेंट रहे, जो कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे, किस तरह से वो भी, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट तक रहे, वो भी अंग्रेज हिंदू सोसाइटी के खिलाफ खड़े हो गए, या कांग्रेस के खिलाफ ही खड़े हो गए। इन तमाम
इंसिडेंट्स के बाद किस तरह से कायदे आजम की 14 निकात और नेहरू रिपोर्ट आती है, उसका क्या असर होता है पॉलिटिक्स पे। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो होती है, जो हमारे पास 1861 से स्टार्ट होती है, 1892, 1909, 1919, 1935 के एक्ट के फॉर्म में हमारे पास आती है। इस तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रही होती है प्री पार्टीशन में, इनका मुसलमानों पर क्या फायदा होता है, क्या असर होता है, और बाकियों का यानी कांग्रेस का या जो दूसरी माइनॉरिटीज थी, वो इन तमाम चीजों को किस तरह से अपने लिए बेनिफिशियल बना रहे थे। तो ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम हिंदू लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स, अदर माइनॉरिटीज को जो लीडर्स हैं वो लंदन में जाते हैं, कहीं किसी बात पर मुत्फिक नहीं होते, कम्युनल अवार्ड आता है। उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनती हैं। उन कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज में जो जुल्म सितम होता है वो किस तरह से रोल प्ले करता है पाकिस्तान की फॉर्मेशन, यानी असल जो बुनियाद बनती है कांग्रेस के जवाल की या मुस्लिम लीग का जो अरूज होता है वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बाद होता है। यानी उससे पहले अगर आप देखें तो वो खातिर खा कामयाबी हासिल करती आपको नजर नहीं आती। इवन 1937 के जो इंतखाबात होते हैं, उन इंतखाबात में भी कांग्रेस सक्सेसफुल रहती है, लेकिन 2 साल की उन मिनिस्ट्रीज जो 1937 से 1939 तक रहती है, उन मिनिस्ट्रीज में वो किस तरह से जुल्म सितम डालते हैं, किस तरह से उनकी जो हिंदू जहनीत वो सामने आती है, कि उन सब के बाद मुस्लिम लीग का जो मौकफ होता है वो तस्लीम किया जाता है, लोग बात मानना शुरू करते हैं और जोक दर जोक मुस्लिम लीग में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। और जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी 1937 के बाद 1947 तक, उसने किस तरह से पाकिस्तान बनने की जो राह थी उसको हमवार किया, किस तरह से उसने अपना रोल प्ले किया। जब मुसलमानों ने 1939 के बाद 1940 में ही एक सेपरेट होमलैंड का आइडिया दिया, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास हुई। अब रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बिहाइंड रीजंस क्या थी, ये आपसे पूछा जाएगा। या इसके बाद मुसलमानों ने जो एक गोल ओरिएंटेड कोशिश शुरू की, यानी 1940 से पहले तक तो जो कोशिश थी वो यही थी कि हम यूनाइटेड इंडिया में ही आज़ादी हासिल करें, अंग्रेजों को निकालें, या कम से कम इसी डोमेन के अंदर रहते हुए कुछ हकूक हासिल करें। लेकिन 1940 के बाद एक गोल ओरिएंटेड अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाती है। तो वो तमाम एरा किस तरह से नजर आता है, उसमें कौन से जो एक्टर्स हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और इन सब के दौरान जो मिशन आ रहे होते हैं, तो यानी हमारे पास साइमन मिशन आता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है। तो इन तमाम मिशन से मुसलमानों को क्या फायदा होता है, ये जो रिफॉर्म्स लेके आ रहे होते हैं इनको कभी मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करती नजर आती है, कभी नेग्लेक्ट करती नजर आती है। तो इनकी एक्सेप्टेंस से या नेग्लिजेंस से मुस्लिम लीग को या मुसलमानों को क्या फायदा हुआ, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। और ये हम तमाम चीजें इंशाल्लाह 5 to 6 लेक्चर्स में समअप करेंगे। यानी फर्स्ट 3 लेक्चर्स हमारे होंगे, बल्कि ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स में हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, रिफॉर्मर्स,
एंड एजुकेशनल मूवमेंट्स। अबाउट 4 लेक्चर्स हमारे जो फर्स्ट होंगे उनमें हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे आएंगे अपने 4th या 5th लेक्चर में। उनमें फिर हम इन तमाम इवेंट्स को इसी तरह इन डेप्थ एनालिसिस के साथ पढ़ते हुए जाएंगे टिल 1947। वो हम इंशाल्लाह अबाउट 8 to 10 लेक्चर्स में हम कवर कर लें। हम हर टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि पेपर्स में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच लें, तमाम टॉपिक्स को कवर करें। लेकिन उसमें देखना ये होता है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। यानी ये नहीं हो सकता कि हर टॉपिक पे आप 6 घंटे की रिसर्च करें। तो उसमें आपको ये देखना होगा कि कौन सा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और वो किस तरह से आएगा। लाइक अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दूं मुस्लिम्स की हिस्ट्री बिफोर 1857, तो उसमें मोहम्मद बिन कासिम पे एक लेक्चर हो जाएगा, महमूद गजनवी पे एक हो जाएगा। अगर आप खुद भी तैयार करना शुरू करें तो वो एक एक दिन आप उस पर लगाएंगे। लेकिन उसमें एक सवाल बनना है 712 से लेके 1857 तक। 712 से 1857 तक एक सवाल बनेगा, ये 2 बनेंगे, तो आप उसको उतना ही टाइम देंगे या उतना ही डीपली स्टडी करेंगे जितनी आपको जरूरत है। तो मैं आपको कंप्लीटली इसमें बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को किस डिमेंशन में हमने लेके जाना है। पेपर में ये सवाल किस तरह से आ सकता है या किस तरह से पूछा जाता है, ठीक। और इसमें इसको आप किस तरह से लिंक क्रिएट कर सकते हैं इसका दूसरे इवेंट्स के साथ। तो ये था हमारा प्री पार्टीशन पोर्शन। प्री पार्टीशन के बाद जो अब तकरीबन हमारा एस्टिमेट है कि हम फर्स्ट 10 लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर देंगे विद टेस्ट। यानी वीक में हम 4 to 5 क्लासेस अरेंज करेंगे। उन 4 to 5 क्लासेस के बाद हमारा टेस्ट हुआ करेगा। यानी अबाउट 4 क्लासेस हुआ करेंगी पर वीक और एक टेस्ट हुआ करेगा। उसके बाद उन 4 दिनों में हमने जो भी पढ़ा होगा तो उसका टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए एक बाकायदा आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा, किस टाइम पे आप ये टेस्ट को अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करके आप सेंड करें और पूरी वो आपको चेक करके दिया जाएगा। उसके बाद जो फाइनल आपके मार्क्स वगैरह होंगे वो डिफरेंट सीएसपीज आपको इंशाल्लाह चेक करके देंगे, ठीक है। तो प्री पार्टीशन पोर्शन जो हमारा एस्टिमेट है कि हम 10 डेज में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे पोस्ट पार्टीशन पे। पोस्ट पार्टीशन में सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट है, उसको देखेंगे कि क़याम पाकिस्तान के साथ ही उसको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अर्ली प्रॉब्लम्स कौन सी थी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिवली, यानी फाइनेंशियली कि हमारे पैसे रोक लिए गए, रेड क्लिफ अवार्ड के थ्रू हमें हमारे लिए जो मसाइल थे वो क्रिएट किए गए, जो हमारे दिफातर थे उसका निज़ाम जो दरहम बरहम किया गया। तो ये तमाम इश्यूज जो हमें फेस करना पड़े। या कॉन्स्टिट्यूशन फौरी तो हमने 1935 वाला अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हमारे लिए एक बड़ा मसला बन गया कि इस्लाम के नाम पे हमने रियासत को हासिल किया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास होती है 1949 में 2 साल के बाद, उससे पास कराना ही एक मसला बन गया। आर्जी तौर पे वो पास हो गई है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाना नई मुमलकत का 9 साल तक हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सका। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रहा उसकी वजूहत क्या थी, उस दौरान जो पॉलिटिकल कल्चर था वो कैसा था, अब वो बन गया तो उसमें कौन कौन से इस तरह के मसाइल थे कि वो चल ना सका। तो ये और कायदे-ए-आज़म ने बतौर गवर्नर जनरल इन तमाम प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल किया। या उनके बाद जो लियाकत अली खां आए
तो उन्होंने किस तरह से लीडिंग रोल प्ले किया आफ्टर कायदे आजम, या कायदे आजम के बाद लियाकत अली खान के वफात के बाद जो पॉलिटिकल कल्चर चला, उसने किस तरह से मार्शल लॉ का रास्ता हमवार किया। पहली जो मिलिट्री इंटरवेंशन होती है 1958 में, जो पहला मार्शल लॉ लगता है, उसकी वजूहत क्या थी? क्या ये जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर था यही उसकी बुनियादी वजह तो नहीं थी? उसके बाद हमने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया, देन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया। इन तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाएगा और इनमें जो अमेंडमेंट्स हुई टिल डेट, उन अमेंडमेंट्स को ब्रीफली देखेंगे। स्पेशली आप 18th अमेंडमेंट को देखेंगे कि किस तरह से उसने फेडरल सिस्टम को इम्प्रूव किया, किस तरह से उसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे वर्क किया। और उसके बाद जो 25th अमेंडमेंट थी, जिसके थ्रू फाटा को मर्ज किया गया केपीके में, उसका क्या फायदा हुआ, क्या उसके नुकसान हो सकता है। किस तरह से उससे जो वार ऑन टेरर थी या टेररिज्म पाकिस्तान में थी, उसको कंट्रोल करने में मदद मिली या मिल सकती है। ये तमाम चीजें आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में देख रहे होंगे। इसी तरह जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में पॉलिटिकल हिस्ट्री आप सारी देखेंगे कि मार्शल लॉ के बाद, बस मार्शल लॉ के बाद किस तरह जुल्फकार अली भुट्टो आते हैं आफ्टर द डिबैकल ऑफ ढाका, या आफ्टर 1971 की वार जो होती है उसके बाद, तो किस तरह से वो सिविल सुप्रीमेसी के लिए बात करते हैं कि, और जो मिलिट्री सिविल रिलेशंस हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, वो अब कैसे हैं, तब कैसे थे, और शुरू से लेके यानी 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ, तब से ही जो सिविल मिलिट्री क्लैश स्टार्ट हुआ, वो अब तक किस नहज में पहुंच चुका है। हमारे पॉलिटिशियंस ने किस तरह से मिलिट्री को दावत दी खुद सियासत में आने की। ये जो पॉलिटिशियंस का बिहेवियर था, उसने इंसाइट किया मिलिट्री को टू इंटरवीन इन द पॉलिटिक्स। या फिर इंटरनेशनली भी हम देखेंगे सिविल मिलिट्री रिलेशंस के पूरी दुनिया में जो मिलिट्री है वो किस तरह से रोल प्ले करती है, वहां पे रिलेशन किस तरह के एग्जिस्ट करते हैं, और पाकिस्तान में रिलेटिवली क्या सीन है। तो ये चीजें हम इंशाल्लाह पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल कल्चर के डेवलपमेंट में देखेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस पर, जिसमें हमारे पास ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, यानी जो हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, मैं अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, तो वो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। बॉर्डर के अलावा जो बाकी इश्यूज होते हैं वो होते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में आपके पास नेचुरल डिजास्टर्स भी आते हैं, जी। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान कौन कौन से, उनमें से ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को हम किस तरह से डील कर रहे हैं, और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से हैं। यानी नेचुरल डिजास्टर्स जो एज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी वर्क करते हैं, ये इसके अलावा जो डिफरेंट एनजीओ, नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है, मुख्तलिफ माफियाज जो वर्क कर रहे होते हैं, जो पार्टीज को फंडिंग कर रहे होते हैं, उनसे अपनी पसंद के डिसीजंस करवा रहे होते हैं। तो ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हैं जिनको वो फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। इसी तरह स्टेट ऑर्गन्स का क्या रोल है पाकिस्तान में, या ओवरऑल ये क्या रोल प्ले करते हैं। स्टेट ऑर्गन्स हमारे पास तीन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिकेचर। इसमें हम देखेंगे कि जो लेजिस्लेशन में इशू रहे हम अब तक, या जो करंट लेजिस्लेशन में, उनमें किस तरह से लेजिस्लेचर ने अपना रोल प्ले किया। जो जुडिशरी
पाकिस्तान की एक इंफीरियर लेवल पे लाई कर रही है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्वेस, उसकी वजूहत क्या है? या फिर इस वक्त जो एक हॉट टॉपिक हो सकता है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म का, कि किस तरह से जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में दाखिलत कर रही है, किस तरह से पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करने में नाकाम है और वो जुडिशरी को बार बार इन्वॉल्व कर रही है इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी आपको कवर करना होगा, और इसमें आप डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट जुडिशरी के केसेस हैं पाकिस्तान में, जिसमें आसमा जहांगीर का केस है, इसी तरह मौलवी तमीजुद्दीन केस, यानी जो इम्पोर्टेंट जुडिशरी के केसेस हैं वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देखेंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट सिस्टम्स को भी देखेंगे कि किस तरह से फेडरल सिस्टम अपना रोल प्ले करता है, किस तरह से यूनिटरी सिस्टम अपना रोल प्ले करता है, किस तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना वर्क करती है, या पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी 1962 में जो आई, उसने किस तरह से वर्क किया, या फिर क्या जो पाकिस्तान में करंट क्राइसिस चल रहे हैं तो क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम उसका हल हो सकता है, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान में किस हद तक कामयाब है, इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये जो दोनों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, तो इन में से कौन सा पाकिस्तान के लिए ज्यादा सूटेबल है? उसमें आपके पास सपोर्टिव पॉइंट्स और अगेंस्ट जो आर्गुमेंट्स हैं वो। इसी तरह तो पाकिस्तान में अब तक इवेंट्स हो चुके हैं जिनमें 1965 वार, 1971 वार, 1979 अफगान वार या वार ऑन टेरर, तो ये जितने भी इवेंट्स रहे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इनका पाकिस्तान पर क्या असर हुआ और किस तरह से वार ऑन टेरर ने पूरी दुनिया की जो पॉलिसी थी उसको चेंज कर दिया, किस तरह से हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डिटरमाइन करते हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन कर रहे होते हैं। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 1947 से लेकर 9/11 तक कैसी रही, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, 9/11 के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसी, और करंट जो ब्लॉक बन रहे इंटरनेशनल लेवल पे, एक जो न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट होने जा रही, तो उसमें पाकिस्तान का रोल क्या है, पाकिस्तान उसमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से डिवाइस कर रहा है, पाकिस्तान के जो रिलेशन है अपने नेबर्स के साथ वो किस तरह के हैं, पाकिस्तान और इंडिया के जो इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं, किस तरह से हैं, पाक चाइना फ्रेंडशिप जिसमें अब सी पैक आ जाएगा, ओवरऑल BRI को डील करेंगे, इस तरह पाक ईरान गैस पाइपलाइन आ जाएगा, अफगानिस्तान के जो इश्यूज हैं, तो जो तालिबान गवर्नमेंट है उसके पाकिस्तान पे इफेक्ट, उसके बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, ये प्रोज एंड कॉन्स तमाम अतराफ के वो आप देखेंगे। इस तरह पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वर्ल्ड पावर्स के साथ, US के साथ या फिर रशिया के साथ, वो किस तरह के हैं। जब हम चाइना अमेरिका के साथ ब्लॉक में थे, वेस्टर्न ब्लॉक में, तो तब क्या सीन था, उस दौरान हमने सीटो सेंटर जो मुआहदे किए, तो तब हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे लाई करती थी, या तब हमें क्या फायदा हुआ, और अब जब हम खुद को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो तब हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे लाई करती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या। और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो लाइक यूनाइटेड नेशन हो, लाइक या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो लाइक OIC हो, SC हो, SAARC, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पाकिस्तान का क्या रोल रहा है, पाकिस्तान
तो उसका उनका क्या फायदा हुआ है, या पाकिस्तान ने इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले किया, ये तमाम चीजें आप देख रहे होंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, जो आपका पाक अफेयर्स में भी लाजमी पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से आ रहे होते हैं, और आपका एसए भी लाजमी यहाँ से आता है, ठीक है। उनमें हमारी सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, एनर्जी क्राइसिस है, हाइड्रोपोलिटिक्स है यानी वाटर क्राइसिस जो हमें फेस करना पड़ रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इनकी वजूहात क्या है, इनका आपस में लिंक क्या है, यानी एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमें हमारी इकोनॉमी को क्या असर पड़ रहा है, हाइड्रो पॉलिटिक्स की वजह से हमारी इकोनॉमी को क्या असर पड़ रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से वाटर क्राइसिस किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, किस तरह से एनर्जी क्राइसिस सीवियर होता जा रहा है, किस तरह से वो इकोनॉमिक क्राइसिस पे असरअंदाज हो रहा है। यानी ये चारों जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स है वो इंटरलिंक है। तो ये हर क्वेश्चन में ये चारों ही यूज होंगी, लेकिन अब वो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो बताएगी कि आपने इस क्वेश्चन को किस डायमेंशन में लेके जाना है, किस तरह से आपने एनर्जी क्राइसिस का इंट्रो बिल्ड करना है, उसकी प्रॉब्लम्स बतानी है, चैलेंजेस बताने हैं कि किस वजह से पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस का सामना है। डिमांड एंड सप्लाई का तो मसला है, लाइन लॉसेस का तो मसला है कि हमारी बहुत सारी एनर्जी लाइन लॉसेस की वजह से जाया हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा एक और बड़ा मसला है वो ये कि हम बहुत महंगी बिजली बना रहे हैं, पूरी दुनिया से महंगी बिजली क्रिएट कर रहे हैं। जो हमारे पन बिजली के मंसूबे, जो चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग मेथड्स हैं, वो हमने अभी तक अडॉप्ट क्यों नहीं किए, या हम करंट जो मेथडोलॉजी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, उनको किस तरह से एक चीप मेथडोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किस तरह से हम जो विंड टेक्नोलॉजी है या सोलर टेक्नोलॉजी है उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान को एथनिक इशू का सामना करना पड़ रहा है, बलूचिस्तान इशू का सामना है। पाकिस्तान में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, तो उनसे रिलेटेड नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह से, ये जो सूबाइयत को हवा दी जाती है फॉर द पॉलिटिक्स, इन तमाम इश्यूज के होते हुए नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह से मुमकिन है, या जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमने अपनी मर्जी से नहीं डेवलप किया, हमें मजबूर किया गया न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने पे, यानी हमारी मजबूरी थी कि उन्होंने बना लिया था, उन्होंने जब बना के ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया, देन हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया। और न्यूक्लियर डिटरेंस क्या है, पाकिस्तान कब या किन कंडीशंस में न्यूक्लियर अटैक का जो ऑप्शन है उसको यूज कर सकता है, या पाकिस्तान किस लेवल पे है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, या जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इन डेवलपिंग द इलेक्ट्रिसिटी, या टू ओवरकम द एनर्जी क्राइसिस। तो ये हमारा है टोटल सिलेबस ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, यानी हमें अपने पाक अफेयर्स के सिलेबस में इन ही चीजों को कवर करना है, कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ एक अप्रोच लेनी है आपको कि जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उनको उस तरह तमाम डायमेंशन में करेंगे जिस तरह से पेपर चेकर चाहता है या जिस तरह से पेपर में आती है, और किस तरह से जो नॉन इम्पोर्टेंट चीजें उनको हमने कवर भी करना है और टाइम भी बचाना है।
पाक अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में 70+ मार्क्स आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनके मार्क्स भी 50 के करीब लाई कर रहे होते हैं। उसकी क्या वजह है कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है पाक अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में और उनके साथ जनरल साइंस एंड एबिलिटी में कि आपने तीनों को इकट्ठा पास करना, यानी टोटल आप 120 मार्क्स तीनों को मिला के ले लेते हैं कहीं से भी, तो आपकी तीनों बुक्स पास हो जाते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ में रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन याद रखना है कि सीएसएस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको सिर्फ पास नहीं होना, मेरिट बनाना है। स्पेशली जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पास होने के बाद भी एलोकेशन के लिए दोबारा से कंप्लीट करना पड़ता है, तो उनके लिए हर सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है टू गेन द मार्क्स। और ये बड़ा आसान है, बाकी फिर आसान सब्जेक्ट है रिलेटिवली, और ये आपको बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्पफुल होता है। जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो बाकी चीजें पढ़ रहे होंगे वो आपको पॉलिटिकल साइंस में हेल्प कर रही होंगी, पाकिस्तान के रिलेशन पढ़ रहे होंगे नेबर्स के साथ, वर्ल्ड पावर्स के साथ, ये आपको हेल्प आउट कर रही होंगी करंट अफेयर्स के साथ, पाक अफेयर्स के साथ। और सेकेंडली, क्योंकि हमने पाक अफेयर्स का पोर्शन कवर करने के बाद साथ ही करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करना है, और ये जो तमाम इश्यूज हैं, जो करंट स्लाइड आपके सामने ओपन है, ये तमाम टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स के सिलेबस में भी मौजूद है। ये तमाम टॉपिक्स जिनमें फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान की सोशल प्रॉब्लम्स है, ये आपके एसए के सिलेबस में भी इंक्लूड है। तो आपने जब ये टॉपिक करना है तो आपने इसकी मुकम्मल हिस्ट्री भी करनी है, आपने इसकी करंट डायनामिक्स भी करनी है फॉर द करंट अफेयर्स, फॉर द पाक अफेयर्स, और आपने इस तरह से इतना मटेरियल इसके लिए तैयार करना है कि अगर इस पर ऐसे भी आ जाए तो आप वो ऐसे भी कर सके। और हम अपने सेशन में यही अप्रोच फॉलो करेंगे कि जो टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है तो हम इस तरह से तैयार करें कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का वो टॉपिक भी कवर हो जाए। जो इंटरनेशनल रिलेशन से अटैच है हम इस तरह से कवर करें कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में भी वो टॉपिक कवर हो जाए। जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं, ये सोशियोलॉजी में भी है, आपके इन्वायरमेंटल साइंस में भी है, जो क्लाइमेट चेंज का इशू है वो आपका करंट अफेयर्स में भी है, पाक अफेयर्स में भी है, ऐसे में भी, इन्वायरमेंटल साइंस में भी। तो जब आपने इस किस्म का टॉपिक तैयार करना है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि हर डायमेंशन से इतना मटेरियल उस पर कवर करें कि आप 100 मार्क्स का ऐसे लिख सकें। तो जब आपका 20 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर आप उसमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लिख लेंगे और 20 मार्क्स ऐसे, क्योंकि जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो भी एक ऐसे होता है। तो जब आप वो लिख रहे होते हैं तो वही स्ट्रक्चर आप अपनाते हैं अपने 20 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आप ऐसे में बना रहे होते हैं। यानी हर क्वेश्चन को आप एक स्ट्रक्चर के तहत लिख रहे होंगे, और इन सब के साथ साथ आपने अपने नोट्स किस तरह से डेवलप करने हैं। लेंथी नोट्स अगर आप बना रहे हैं उनमें आप क्या तरीका कर अपनाएं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी तरह शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो पहले आप लेंथी नोट्स बनाएं, देन ग्रेजुअली फिर आप शॉर्ट नोट्स पे आए, फिर वन लाइनर पे आए, उसको नेक्स्ट आप शॉर्ट टू शॉर्ट करते हुए चले जाएंगे, ताकि पेपर्स वाले दिन जो आपको 2 घंटे की ब्रेक होती है वो 2 घंटे की ब्रेक में आप उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर कर सके। तो इस तरह के आपने अपने शॉर्ट नोट्स भी डेवलप करने होते हैं। वो आपने कौन सी टेक्निक्स अपनानी है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ये चीजें डिटेल से देख के अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हमारी ओरिएंटेशन, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि सब्जेक्ट में तमाम जो आउटलाइन दी गई है वो सारी की सारी आपको कवर करनी है।
और कवर करने से पहले देखना है कि वो किस डायमेंशन में पूछा जा सकता है, किस डायमेंशन में है और किस टाइटल के तहत लिखा गया था। तो उस टाइटल के मुताबिक उसको आप प्रिपेयर करेंगे और सिर्फ जो बुक्स हैं उनसे कंसल्ट नहीं करेंगे या सिर्फ उन पर ही रिलाई नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ साथ आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स वगैरह को भी कंसल्ट करेंगे। और हम अपने सेशन में आपको हर टॉपिक पे रिसर्च पेपर, एडिशनल इंफॉर्मेशन, रीडिंग्स या जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अब आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जी।